तो नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। शायद एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास भारत छोड़कर जाने से उठ जाएगा। मेरे दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत केरल के पलक्कड़ जिले के निवासी निमिषा नर्स के जीवन से शुरू होती है। सन 2008 में नर्स की परीक्षा पास करने के बाद निमिषा यमन चली गई। यमन में गई, ठीक ठाक इनका रोजगार चल रहा था, काम धाम बहुत अच्छा खासा चल रहा था, कमाई भी ये ठीक ठाक कर ले रही थी। क्योंकि विदेश का पैसा जब इंडिया में आता है तो जाहिर सी बात है पैसे की रकम दोगुनी हो जाती है, तो इसलिए पैसा इनके पास ज्यादा आने लगा। धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा रकम इनके पास हो गया। सन 2011 में ये अपने पति और बेटी को भी अपने पास यमन में बुला लेती हैं कि तुम लोग चले आओ, यहाँ मेरा रोजगार बहुत अच्छा सेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसे की कोई तंगी नहीं है, ठीक ठाक पैसा मैं कमा ले रही हूँ। पति भी जब अपने पत्नी के जुबान से ये बात सुनता है, निमिषा के जुबान से, तो भी सोचता है चलो ठीक है भाई, अगर विदेश में रह के हम लोग साथ में रहेंगे, मेरी एक बेटी भी है, वो भी वहीं पर पढ़ेगी लिखेगी, तो जाहिर सी बात है भविष्य जो होगा इसका बहुत उज्जवल होगा। बस पति भी अपनी पत्नी निमिषा की बात मान करके यमन चला गया। अब ये 2011 से सन 2014 तक लगातार यमन में अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। ना तो किसी पैसे की तंगी, ना तो कोई प्रॉब्लम, ना तो कोई जोर जबरदस्ती, बहुत अच्छा खासा जीवन निमिषा की बेटी और इनके पति का चल रहा था। लेकिन सन 2014 के बाद यमन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। वित्तीय बहुत नुकसान हो जाता है यमन में, जिसमें आर्थिक तंगी बहुत आ जाती है, बिजनेस में बड़े लॉसेस हो जाते हैं, तरह तरह की मंदियां छा जाती है। उसके बाद निमिषा अपने पति से रात में बात करती हैं कि यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, कुछ दिन के लिए हमको भारत यानी कि इंडिया चला जाना चाहिए। उनके पति भी वहां की स्थिति, वहां के माहौल को देख रहे थे, तो उन्होंने भी कहा तुम डिसीजन बहुत सही ले रही हो, चलो सच में हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। ये लोग बात करते हैं, उसके बाद टिकट का इंतजाम करते हैं, उसके बाद ये लोग इंडिया चले जाते हैं। लगातार 1 साल इंडिया में काम धाम करती हैं, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ज्वाइन करती हैं, पति भी कोई छोटा मोटा काम कर लेता है इंडिया में। 1 साल तक ये रहती हैं। लेकिन जो निमिषा का कांटेक्ट होता है, वहां के लोगों से इनका कांटेक्ट रहता है। धीरे धीरे करके जब यमन की स्थिति 1 साल के अंदर पूरा सुधार हो जाती है, तो ये फिर से प्लान करती हैं कि अब इनको चला जाना चाहिए वापस यमन। ये अपने पति और बेटी से यही कहती हैं कि आप लोग कुछ दिन तक यहाँ पे रुक जाओ, जैसे ही वहां पे काम धाम ठीक ठाक फिर से हो जाएगा, जोर जबरदस्ती कोई नहीं रहेगी, सब कुछ बहुत मेंटेन मैं कर लूंगी, पैसा अच्छा खासा कमा लूंगी, आप लोगों को मैं फिर बुला लूंगी, फिर चले आना। अब ये यही बात पत्नी अपने पति से और बेटी से कह के यमन के लिए निकल जाती हैं निमिषा जी। वहां यमन में पहुंचती हैं तो मेहदी नाम का एक व्यक्ति इनको इनके जीवन में आता है। वो इनसे पहले से भी चर्चा करता है, बातचीत करता है, तो ये उनसे कहता है कि ऐसा है क्यों ना एक क्लिनिक डाला जाए, इससे पैसा अच्छा खासा आएगा, तुम्हारा भी अनुभव अच्छा खासा है और मेरा भी अनुभव यहाँ के लोकल लोगों से बहुत अच्छी खासी है। निमिषा के अंदर ये एक अच्छा प्लानिंग था कि इनको बड़ा बनने का अच्छा मौका दिखा। लेकिन अब निमिषा बिजनेस कर कैसे सकती थी, क्योंकि वहां पे बिजनेस करने के लिए अगर विदेशियों को जाकर किसी जगह पर बिजनेस करना है तो वहां की कुछ आईडी, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जिनको फॉलो करना होता है, यानी कि एक नागरिकता के प्रकार से वहां के लोगों से शादी करना होगा, और भी तरह तरह के प्रोसीजर होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। तो ये मेहदी से एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर शादी करती हैं, फर्जी, वो शादी लीगल नहीं होता है। और मेहदी इनका जो पासपोर्ट होता है उसको भी अपने पास रख लेता है। पासपोर्ट रखने के बाद फिर धीरे धीरे करके मेहदी में और निमिषा में आपस में क्लोजपन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि साथ में ये लोग काम करते हैं। लेकिन व्यापार उतना अच्छा खासा ठीक नहीं चल रहा था। अब धीरे धीरे करके जो भी पैसे आ रहे थे, ये निमिषा ये देख रही थी कि जो मेहदी जिनके साथ ये बिजनेस कर रही हैं वो पैसे को ऐंठ रहा है और इनको चूतिया काट रहा है, पैसा धीरे धीरे करके रख रहा है अपने पास। अब ये मेहदी से यही कहती हैं तुम मेरे साथ जो मेरा पासपोर्ट रखे हो, जो शादी विवाह के फर्जी कागजात है, वो मुझे वापस कर दो, मेरा पासपोर्ट भी दे दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं चली जाती हूँ। लेकिन मेहदी अब इनके साथ जालसाजी करने लगा, जो यमन का ही नागरिक था। जालसाजी करते करते इनके साथ कई बार उल्टी सीधी बातें भी किया, शारीरिक संबंध भी बनाया,
कई बार इनको परेशान और हैरान भी किया। इस तरह से ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो जाती हैं। प्रताड़ित होने के बाद इनको ये समझ में आता है कि इनको कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए। अब ये ठोस कदम के आधार पर क्या करती है, एक दिन के अंदर प्लानिंग आता है और ये मेहंदी को मार डालती है। मतलब कि एक इंजेक्शन देती हैं जो कि बहुत हाई डोज का होता है, और हाई डोज के इंजेक्शन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि निमिषा के दिमाग में ये नहीं था कि इसको मार दिया जाए, बल्कि ये दिमाग में था इसको बेहोश कर दिया जाए, और बेहोशी की हालत में जब ये हो जाएगा तो मैं अपना पासपोर्ट भी ले लूंगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स और मेरे इसके पास है उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं यहां से यमन से 9-2-11 हो जाऊंगी। बस यही सारी प्लानिंग थी। लेकिन हैवी डोज का इंजेक्शन लगाने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जब निमिषा देखती हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तब ये हैरान परेशान हो जाती है कि अब इनको क्या करना चाहिए। इनको कुछ भी समझ में उस वक्त नहीं आ रहा था। फिर ये क्या करती हैं, उसको ले जाती हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके बाद पानी की टंकी में उसको डाल देती हैं। पानी की टंकी में डालने के बाद धीरे धीरे, कहते नहीं है दोस्त, कोई भी चीज कोई भी घटना छिपती नहीं है। अब धीरे धीरे करके कुछ जब तक ये वहां से निकल पाती तब तक ये मामला उजागर हो चुका था। यानी कि निमिषा अब एक कातिल बन चुकी थी। इनको वहां का जो लोकल पुलिस है, जो भी वहां की चीजें हैं, जो कि वहां की शरिया कानून लगता है, सारे हिसाब से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। कुछ दिन तक सुनवाइयां चलती हैं। सुनवाइयों के बाद ये बहुत साफ सफाई देती हैं वहां के कोर्ट में कि इन्होंने जानबूझकर ये घटना नहीं किया, जानबूझकर ये हत्या नहीं किया, गलती से इनसे सारी चीजें हो गई हैं। कई सारे साक्ष्य भी रखे, कई सारे प्रमाण भी निमिषा ने रखे, लेकिन वहां की कानून, वहां की अदालत इनकी बहुत नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे करके इनका संपर्क इनके परिवार वालों से होता गया। अब ये अपने परिवार वालों से सारी बात खुलकर बताती हैं। अब इनके परिवार वाले परेशान हो गए। यहाँ अपील करते हैं हाई कोर्ट में, विदेश मंत्रालय में तरह तरह के जो भी आला अधिकारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और भी बड़े बड़े नेता मंत्री होते हैं, सबसे ये लोग संपर्क करना शुरू कर देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पत्र लिखा विदेश मंत्रालय को और यहाँ के प्रधानमंत्री को कि जल्द से जल्द इस पे देखें, जिस हिसाब से कार्रवाई हो पाए, उस लड़की को अगर बीच बचाव किया जा सके, उसको वहां से निकाला जा सके तो निकाले। अब यहाँ के जो नेताएं होते हैं और भी पॉलिटिशियन होते हैं, वो पहले ईरान से संपर्क करते हैं। तो ईरान का जो तालमेल है यमन से बहुत अच्छा खासा है, और यमन के जो राष्ट्रपति हैं रसद अल आलूखी, इनसे ईरान के जो नेता हैं, जो ईरान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उनसे बहुत अच्छी खासी जमती है। तो ईरान यहाँ के सरकार से ये कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं वहां के राष्ट्रपति से बात करूंगा और जाहिर सी बात है उस लड़की को वहां से निकाल लूंगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी कहती है ठीक है, जल्द से जल्द इस पे कुछ भी करो, लेकिन जल्द से जल्द करो। धीरे धीरे करके मामला बढ़ता जाता है, सुनवाइयां बढ़ती जाती हैं। लेकिन अब निमिषा के जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है। 16 जुलाई सन 2024 इसके मौत का डेट फिक्स हो जाता है। अब ये तारीख सुनने के बाद निमिषा के परिवार वाले और निमिषा के आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। निमिषा एकदम परेशान हो गई। निमिषा के परिवार वाले, इसकी माँ, इसकी बेटी, इसके हस्बैंड, सारे लोग परेशान हो गए। यहाँ की जिस जगह की रहने वाली थी वहां के भी लोग परेशान हो गए कि एक लड़की जो इंडिया की महिला है, भारत की महिला है, वो अब यमन में सजाए मौत की सजा भुगतेगी, यानी कि फांसी की सजा। बहुत सारे लोग इस पे बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश किए, बहुत सारे लोग प्रयास भी किए कि निमिषा को फांसी ना होने पाए। धीरे धीरे करके 15 जुलाई का डेट फिक्स होता है कि 15 जुलाई की पूरी तैयारियां होती है कि 16 जुलाई को निमिषा को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन उसी बीच एक पत्र पहुंचता है यहाँ इंडिया से, एक पत्र पहुंचता है यमन के राष्ट्रपति के पास, और उस पत्र में बाकायदा अपने हिसाब से सारी चीजें लिखी हुई थी, इस हिसाब से कि निमिषा को भी एक मौका अगर वहां की सरकार देनी चाहे अपने साफ सफाई में तो दे सकते हैं। निमिषा भी अपनी बातों को रखे, जाहिर जरूरी नहीं है कि उसने जानबूझकर किया हो ये सारे कांड। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी की हत्या नहीं कर सकता। अब वहां के राष्ट्रपति, वहां की कानून व्यवस्था इन सारी बातों से थोड़ी तो सहमत हुई और निमिषा को एक मौका और देने का प्रयास कर लिया। अब निमिषा के कानों तक जब ये खबर पहुंचती है, निमिषा के परिवार वालों तक ये खबर पहुंचती है कि अब निमिषा की जो फांसी की सजा है उस पर रोक लगा दी गई है, 16 जुलाई को उसकी फांसी नहीं होगी,
तब जाकर निमिषा को एक राहत, बहुत राहत मिला। निमिषा के परिवार वालों को भी बहुत ज्यादा राहत पहुंची है कि निमिषा अब उसको फांसी नहीं होगा। कुछ सुनवाइयां हैं, कुछ और साक्ष्य हैं जिसको निमिषा को वहां प्रमाण के रूप में देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फॉर्मेलिटियां हैं, उस सारी चीजों को फॉलो करना होगा। उसके बाद देखा जाएगा क्या सच में निमिषा को सजाए मौत होगी या बाइज्जत बरी होकर यमन से उसको इंडिया पहुंचाया जाएगा। जल्द ही जल्द इस पे सुनवाइयां होगी। जल्द से जल्द इसमें जो भी सूचना, जो भी जानकारियां मुझे मिलेंगी मेरे दोस्त, वो मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। इस कहानी में छोटी मोटी अगर कोई त्रुटियां हुई होंगी तो शायद हो सकता है, मुझे उस चीज के बारे में इतना नॉलेज ना रहा होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गूगल से सर्च करने के बाद और सारी जगहों से जितनी जानकारियां मुझे हासिल हो पाई हैं, उन जानकारियों के माध्यम से इस वीडियो को मैंने बनाया है मेरे दोस्त। आप लोग इसे सुने, जाने और सच्चाई से रूबरू हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।